हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़े थोड़े सेक्शंस बताऊंगी। जैसे इस वीडियो में सेक्शन 1 से 8 बता दिया, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इन्हीं पार्ट्स में। लास्ट में एक वीडियो आएगी जो एक कंप्लीट रिवीजन होगी इस पूरे एक्ट की। ओके, तो आ जाओ सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में। कह रहा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, ये हमें पता है। अब इसको एसेंट कब मिली थी? प्रेसिडेंट की एसेंट ये मिली थी 18 मई 1955 में। ओके, और हिंदू मैरिज एक्ट कौन से ईयर का है? 1955। एक्ट नंबर कौन सा है इसका? अपनी बेर एक्ट साथ लेकर बैठना तभी समझ आएगा। एक्ट नंबर है 25 और ईयर 1955। ओके, ये प्री में क्वेश्चन आ जाता है एक्ट नंबर के बेस पे। अब आ जाओ सेक्शन 1। कह रहा है शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड। इस एक्ट को हम कहेंगे हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, ये एक्सटेंड करता है पूरे इंडिया पे एंड अप्लाई करता है ऑल्सो टू हिंदूज जो डोमिसाइल्ड है इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। देखो, ये जो है दो चीजें डिनोट करता है। क्या हमने बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा, किस पे अप्लाई करेगा? हिंदूज पे जो कहाँ डोमिसाइल है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आगे आगे भी आएगा। डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब जो वहां रहता है, रिजाइड करता है, जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ के आते हैं डोमिसाइल का मतलब। तो मैंने बोला हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा उन हिंदूज के ऊपर जो डोमिसाइल है कहाँ पर? इंडिया में। कहाँ डोमिसाइल है? इंडिया में। प्लस जो इंडिया में रह रहे हैं, लिविंग इन इंडिया। पहले तो हिंदू मैरिज एक्ट उस पर अप्लाई करेगा। दूसरा मैंने बोला ये अप्लाई करेगा उन हिंदूज पे जो डोमिसाइल्ड तो है इंडिया में। ओके, पर वो इंडिया में नहीं रह रहे। पहला केस क्या था? हिंदू मैरिज अप्लाई करेगा हिंदूज पे जो इंडिया में डोमिसाइल भी है और इंडिया में रह भी रहे हैं। डोमिसाइल मतलब उनके पास इंडियन सिटीजनशिप ही है और इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं। बट दूसरा सिनेरियो मैंने बोला ये उन हिंदूज पे भी अप्लाई करेगा जो इंडिया में डोमिसाइल तो है बट वो रह कहाँ रहे हैं? आउटसाइड इंडिया। कहाँ रह रहे हैं? आउटसाइड इंडिया, बट डोमिसाइल कहाँ पे है? इंडिया में। सपोज हम इसमें बोल सकते हैं जैसे कि सपोज हस्बैंड एक मेल है और एक फीमेल है। ये कहाँ रह रहे हैं? ये सपोज ये हरियाणा में और ये दिल्ली में। बट ये काम कहाँ कर रहे हैं और इनका ये डोमिसाइल कहाँ पर है? इंडिया में। बट ये जो वर्क करते हैं, किसी भी वर्क के पर्पज से गए हैं, फॉरेन गए हैं, सपोज यूएस गए हैं, यूएसए गए हैं, तो अब ये जो है क्या इन पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होएगा? क्वेश्चन मार्क। आंसर इज यस। रीजन क्या है? क्योंकि ये बंदे कहाँ डोमिसाइल्ड है? इंडिया में। आउटसाइड इंडिया गए हैं काम करने के लिए, बट हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा अगर कल को ये शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोमिसाइल थे इंडिया में, ये हरियाणा में और ये दिल्ली में, इस वजह से। ओके, अब आगे आ जाओ सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। देखो, हमें नाम से पता है हिंदू मैरिज एक्ट, हमें ये तो पता लग ही रहा है हिंदू मैरिज एक्ट से कि ये किस पे अप्लाई होगा? हिंदूज पे अप्लाई होगा। अब हिंदूज पे अप्लाई अगर होगा तो इसमें यही बात की गई है कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदूज हैं कौन? इसको हम कहाँ से पता करेंगे? सेक्शन 2 की डेफिनेशन से। और ये जो डेफिनेशन है ये हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी काम आती है और आगे भी इस पूरे एक्ट में हमारे वही डेफिनेशन रहेगी जो हिंदूज की हम यहाँ पढ़कर आएंगे। ओके, तो इसका मतलब अगर हमें चेक करना है कि किसी पर्सन पे या किसी कपल पे हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा या नहीं, तो सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना होगा कि वो पर्सन हिंदू है या नहीं। हिंदू है या नहीं, बुद्धिस्ट है या नहीं, जैन या सिख, इनमें से वो है कि नहीं। अगर वो हिंदू है तो ये एक्ट डायरेक्टली उस बंदे पे लग जाएगा। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 2 पे। हमने बोला दिस एक्ट अप्लाइज, ये एक्ट अप्लाई करता है कोई भी पर्सन जो क्या है? हिंदू है रिलीजन से, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स या डेवलपमेंट इंक्लूडिंग अ वैशायवा, अ लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। यहाँ आएगा आर्य समाज। जस्ट वेट, मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, ये है आर्य समाज। ओके, तो मैंने बोला ये एक्ट अप्लाई होगा जो भी बंदा हिंदू है अपने रिलीजन से,
बाय रिलीजन किसी भी फॉर्म में डेवलपमेंट में, मतलब जो भी इनके डिनोमिनेशंस हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे कि जो डिफरेंट रिलीजन है, वैष्णव, लिंगायत, फॉलोअर है ब्राह्मणों का, प्रार्थना का या आर्य समाज का, ये सब जो भी रिलीजन है ये भी इंक्लूड माने जाएंगे। फिर मैंने बोला कोई भी पर्सन जो क्या है बुद्धिस्ट, जैन और सिख है रिलीजन से, तो इसका मतलब अगर हम देखें कि ये कोई भी पर्सन क्या है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, एंड इनकी डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशन मतलब क्या होते हैं, जो भी इनके अंदर के कास्ट आते हैं वो सब क्या है, उस उन सब पर क्या है ये एक्ट अप्लाई होगा। ओके, फिर आ जाओ सी पॉइंट पे। कह रहा है कोई भी पर्सन जो डोमिसाइल है इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है रिलीजन से। इसका मतलब अगर देखो, अगर मानो हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे, कि क्या प्रूव नहीं कर पा रहे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट या जैन, कि कोई पर्सन है, हमें ये देखना है कि उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा या नहीं। मैंने बोला हम देखते हैं कि वो बंदा हिंदू है या नहीं, और हम ये नहीं प्रूव कर पा रहे वो हिंदू है या नहीं, सिख, बुद्धिस्ट, जैन है नहीं, हम फिर क्या प्रूव करेंगे, देखने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा या नहीं, हमें ये प्रूव करना होगा कि क्या वो बंदा मुस्लिम तो नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी तो नहीं है, ज्यू तो नहीं है रिलीजन से। अगर ये सब नहीं है इसका मतलब हिंदू मैरिज एक्ट उसके उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, अनलेस, ये समझो, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ, या किसी भी कस्टम के द्वारा, यूसेज के द्वारा, एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी मैटर डेल्ट विद हियरिन, अगर एक्ट पास नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, अगर हम प्रूव कर रहे हैं कि हिंदू लॉ, मैंने अगर ये प्रूव करा कि हिंदू लॉ आने से पहले इस पर्सन पर कोई उसके कस्टम्स में जो एक्ट लगते थे वो भी नहीं लगते हैं, वो भी अप्लाई नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट करती हूँ, मैंने बोला अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि हिंदू लॉ आने से पहले भी एक पर्सन ए है, उस पर कोई उसके कस्टमरी एक्ट भी नहीं लगते थे, तो भाई हिंदू लॉ आने के बाद भी उस पर्सन पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि उसके ऊपर हिंदू लॉ से पहले भी कोई उसके खुद के एक्ट भी अप्लाई नहीं होते थे, तो भाई अगर हिंदू लॉ आ भी जाएगा तो भी वो हिंदू लॉ उस पे अप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, अब आ जाओ इसके एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन या सिख बाय रिलीजन। अब ये बता रहा है कौन पर्सन जो है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन होगा या सिख होगा रिलीजन से। कह रहे हैं एनी चाइल्ड, जिसके भी, एज अ केस में भी एनी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों ही पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, तो बच्चा चाहे कैसा भी हो, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, इसका मतलब चाहे वैलिड मैरिज से वो बच्चा हुआ हो, चाहे वॉइड मैरिज से, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों ही क्या होने चाहिए, हमारे हिंदू होने चाहिए। बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, हिंदू भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी, जैन भी, सिख भी रिलीजन से। फिर मैंने बोला अगला, एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख है रिलीजन से, एंड जो ब्रॉट अप हुआ है एज अ मेंबर ऑफ दैट ट्राइब, कम्युनिटी या ग्रुप, जिससे वो पेरेंट बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बोला दोनों ही पेरेंट्स क्या होने चाहिए, एक ही पेरेंट क्या है उसमें हिंदू है, एंड कंडीशन दूसरी क्या है कि वो बच्चा ब्रॉट अप हुआ हो एज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख के तौर पर। सपोज मैंने बोला यहाँ है हस्बैंड, यहाँ है वाइफ, हस्बैंड जो है वो हिंदू है, बट वाइफ क्या है, यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल क्या है यहाँ पे, क्रिश्चियन है, बट बच्चा जो ब्रॉट अप हुआ है वो एज अ हिंदू हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा, ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि बच्चा को क्या रिगार्ड किया जाएगा, एज अ हिंदू। ओके, एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट या रीकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख, वो भी क्या होगा हमारा हिंदू। कहाँ लिखा है, फॉलोइंग पर्सन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख होंगे। क्या, जो बंदा कन्वर्ट या रीकन्वर्ट है, इसका मतलब कि अगर कोई हिंदू था और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होकर अगर वो रीकन्वर्ट हो जाता है दोबारा हिंदू में, तो ये बंदे को हम कहते हैं कि ये रीकन्वर्ट हुआ है। और अगर अब रीकन्वर्ट हुआ है तो इस पे भी
ये भी जो है हिंदू माना जाएगा, इस पे भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा इन फ्यूचर। ओके, ये मैंने कौन सा केस बताया, रीकन्वर्ट वाला। बट इसमें मैंने क्या बोला, अगर वो कन्वर्ट हो जाता, सिर्फ इस्लाम तक ही रहता, सपोज यहीं तक रहता, तो वो हिंदू नहीं कंसीडर किया जाता। ओके, सब सेक्शन 2 पे आ जाओ। सब सेक्शन 2 स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग क्या होता है कि ये वाला जो प्रोविजन है ओवरराइड करेगा बाकी सब प्रोविजन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट विथ स्टैंडिंग कुछ भी लिखा हो सब सेक्शन 1 में, जो भी हम पढ़ के आए, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ना दे दे ऑफिशियल गैजेट में, अदरवाइज डायरेक्ट ना कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम ऊपर कुछ भी पढ़ के आए हो। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा होता है कि कुछ कुछ शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं उनके खुद के कस्टमरी प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब उनके खुद के कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो प्रिवेल करते हैं। तो अगर उनके खुद कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं जो कि देयर शुड नॉट बी अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए उनके प्रैक्टिसेस में। देखो पहले हम सब सेक्शन पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ऊपर कुछ लिखा हो, नथिंग शेल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर में बी शेड्यूल ट्राइब्स जिनके खुद के कस्टमरी प्रैक्टिसेस होते हैं, देयर शुड नॉट बी अननेसेसरली इंटरफेरेंस, हम उनकी प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की यहाँ पे पॉलिसी क्या है कि हम क्या है किसी पे भी फोर्सिबली, हम क्या है जबरदस्ती शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे अपने खुद के रिलीजन को। क्यों, ताकि हम उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व कर सकें। क्या कर सके, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व कर सके। बट यहाँ पे जो वर्ड बोला गया फिर इन्होंने अनलेस, इसका मतलब कि अगर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो चीज सुटेबल लगती है दैट ये लॉज हमें अप्लाई करने चाहिए, तो उनको ये चीज डिक्लेरेशन देनी होगी ऑफिशियल गैजेट में, देन ओनली फिर ये अप्लाई होगा, वरना वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, इसका मतलब अगर हमने ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर नहीं किया तो हम शेड्यूल ट्राइब्स पे वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते जबरदस्ती। ओके, अब आ जाओ थर्ड पे। द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this act। तो क्या बोल रहा है, shall be construed as if it included a person, चाहे वो हिंदू ना हो, बट अगर इस एक्ट में बोला है कि उसके ऊपर ये प्रोविजंस लगेंगे तो उस पर्सन के ऊपर वो इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ओके, आ जाओ अगले पे। अगला किस बारे में बात करता है, सेक्शन 3 जो डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। देखो कह रहे हैं पहले कस्टम और यूसेज का बताया है, ये इजी है। कस्टम यूसेज क्या होता है, जब हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं कोई कंटिन्यू पीरियड के लिए और लंबे समय के लिए, ठीक है, सिग्निफाई कोई भी रूल ऐसा है जो हम कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली लगातार काफी लंबे समय से जब हम कोई चीज प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हम उनको वर्ड्स क्या बोलते थे, कस्टम और यूसेज। ओके, बट वो क्या है, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सर्टेन होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ लेना इजी है। फुल ब्लड हाफ ब्लड क्या बोल रहा है, देखो फुल ब्लड में बोला है टू persons are said to be related to each other by full blood when they are descendant from a common ancestor by the same wife। इसका मतलब हम फुल ब्लड को क्या कह सकते हैं, जो सगे भाई बहन होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं सगे। अब अगर हम डायरेक्ट की लैंग्वेज से पढ़े तो क्या मतलब, when they are descendant from, descendant मतलब from a common ancestor, एक कॉमन एंसेस्टर है उनसे डिसेंडेंट है, और सेम वाइफ है, ये वाइफ है ये हस्बैंड है, मतलब जो कॉमन वो हो गया एंसेस्टर हो गया, इनसे जो भी नीचे डिसेंडेंट है मतलब कौन हो गए, ये दोनों सगे भाई बहन हो गए। ओके, हाफ ब्लड कौन से, व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ, हस्बैंड कॉमन है, कॉमन एंसेस्टर, डिसेंडेंट है, मतलब कि ब्रदर सिस्टर हो गए, ब्रदर ब्रदर हो गए कुछ भी, बट वाइफ डिफरेंट है, ये जो है वो इसका बेटा है, ये जो है बी ये इसका बेटा है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, ये माने जाएंगे कि ये क्या है, हाफ ब्लड माने गए हैं। ओके, अगले पे आ जाओ, यूट्रिन ब्लड, टू persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descendant
फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस, मतलब कि जो वाइफ है वो क्या है हमारी कॉमन है, बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। यहाँ पे ये H है, ये H1 है, दो हस्बैंड है। अगर अब यहाँ से जो बेबी है और यहाँ से जो बेबी है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, यूट्रिन ब्लड, इनको हम क्या बोलते हैं, यूट्रिन ब्लड। ठीक है, यूट्रिन ब्लड मतलब कि एक ही यूट्रस से जब दो बच्चे होते हैं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी यूट्रिन ब्लड। Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descendant a common ancestress। common ancestress हो गई यहाँ पे ये मदर, बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। ये एच का बच्चा और ये H1 से बच्चा, तो ये आपस में कैसे रिलेट होंगे, यूट्रिन ब्लड से। ओके, इन क्लॉसेस सी एंड डी एंसेस्टर इंक्लूड फादर, एंसेस्ट्रेस मतलब मदर। अभी हम पढ़ के आए हैं, प्रिस्क्राइब देख लेना, कुछ नहीं है, जो रूल्स बताए गए हैं इस एक्ट के द्वारा। अब आ जाता है हमारा सपेंडा रिलेशनशिप। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड सो फार एज अ थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव, मतलब हम इसको इंक्लूड करेंगे इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर, किसके थ्रू, मदर के थ्रू, मदर के थ्रू थर्ड जनरेशन, एंड द फिफ्थ इंक्लूसिव। एसेंट क्या होता है, ऐसे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, डिसेंट हो गया नीचे की तरफ। ओके, फिफ्थ इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर, फिफ्थ से फादर, द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स इन ईच केस। कह रहे हैं दोनों ही केसेस में लाइन कैसे ट्रेस करोगे तुम, अपवर्ड्स, क्यों, एसेंट है। फ्रॉम द पर्सन कंसर्न, जहां से तुम्हें काउंटिंग स्टार्ट करनी है उससे ऊपर ट्रेस करोगे, और मदर के केस में तुम 3 तक गिनोगे, फादर के केस में 5 तक गिनोगे। हु इज टू बी काउंटेड एज अ फर्स्ट जनरेशन, और जहां से काउंट करना स्टार्ट करोगे हम उसको बोलेंगे नंबर 1। ओके, इजी था। अभी हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। और अगला क्या बोल रहा है, टू पर्सन आर सेड टू बी सपेंडास ऑफ ईच अदर इफ वन इज अ लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप, या कॉमन लीनियल असेंडेंट है, मतलब ये कॉमन लीनियल असेंडेंट है, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है। देखते हैं, हु इज विद इन द लिमिट ऑफ सपेंडा रिलेशन विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम। देखो अब इसका हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ओके, पहले तो मैंने बोला कि मदर की लाइन में होनी चाहिए 3, फादर की लाइन में होनी चाहिए 5, और एसेंट होना चाहिए, मतलब हम ऊपर की तरह ट्रेस करेंगे। कौन सा पढ़ रहे हैं हम, सपेंडा रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें पॉइंट क्या लिखो, ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी। अब इसका मतलब क्या है कि एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है, जब हम मैरी करते हैं आउटसाइड अ ट्राइब या कम्युनिटी। इसको लिख लो, कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड अ ट्राइब और कम्युनिटी, आउटसाइड अ ट्राइब और कम्युनिटी। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी। कौन सा, सपेंडा रिलेशनशिप। ओके, देखो अब इसको समझते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे फादर है, ओके, इनसे पहले जो इनके बच्चे रहे होंगे, कुछ भी, यहाँ पे फादर है। अब यहाँ से फादर से नीचे आ जाओ, फादर का एक सन, इसका भी सन हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं एस, इसको कह सकते हैं हम S1, इनके भी बेटे हो गए दोबारा S1 S2, एक और बेटा हो गया S3। अब मैंने क्या बोला कि कल को यहाँ पे लगा लो डॉटर होगी, डॉटर, ठीक है, डॉटर 1, क्योंकि फिर शादी का एग्जाम्पल नहीं आ पाएगा ना वरना। ओके, मैंने बोला ये हो गई डॉटर 1, क्या ये इससे शादी कर सकती है। मैंने बोला, दोबारा रिपीट करती हूँ, क्या इन दोनों की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसका आंसर क्या होगा आप सोचकर बताओ। देखो अब हमें क्या है, इसमें हमें सपेंडा रिलेशनशिप देखना है, तो हमने बोला यहाँ पे हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमने बोला क्या ये शादी कर सकता है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 1 2 3, फादर के केस में कितनी जनरेशन थी, 5th, तो 1 2 3 4 और 5, ये तो 5th पे ही फॉल कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो है सपेंडा रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो ये शादी नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर इसके ऊपर कोई और जनरेशन होती तो क्या यहाँ शादी पॉसिबल थी। देखो शादी यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होती, हम रीजन इसका पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड, जो हम आगे बढ़ेंगे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि हाँ ये सपेंडा रिलेशनशिप में फॉल नहीं करेगा। कौन सा, ये वाली जो जनरेशन है 6th जनरेशन, ये एफ है, इसका फादर, फादर फादर, बट ये शादी फिर भी नहीं कर सकते प्रोहिबिटेड डिग्री की वजह से। अभी हम सिर्फ समझ रहे सपेंडा रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या ये एफ इसका बेटा हुआ, इसका बेटा हुआ, इसका बेटा हुआ, इसकी बेटी हुई। मैंने बोला क्या ये D1 एफ से शादी कर सकती है,
तो हमने बोला कि फादर की जनरेशन से हम फिफ्थ तक काउंट करते हैं, तो स्टार्ट हो जाओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो फादर है ये कहाँ आ रहा है, फिफ्थ जनरेशन में आ रहा है, तो ये इससे शादी नहीं कर सकता। रीजन भी बिकॉज ये फॉल कर जाते हैं सपिंडा रिलेशनशिप में। ओके, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो ठीक है, देखो फिर हो सकता है अच्छे से समझ आ जाए। अब ये जो एग्जांपल होएगा वो कौन सा होएगा, इस वाले पार्ट का होएगा, सेकंड का। ठीक है, कि जब मैंने बोला कि एक ही से दो लाइंस निकल रही हैं, दो डिसेंडेंट्स आ रहे हैं। अब मैंने बोला देखो, एक फादर है, ठीक है जी, समझ आ गया। फादर के दो बच्चे हैं, एक है S1 और एक है S2। अब मैंने क्या बोला, इस S1 का एक और बच्चा है S2, इसका हुआ S3, इसका हुआ, इसकी हो गई डॉटर 1। फिर अब मैंने यहाँ पे बोला इसका हुआ एक और S1, इसका हुआ S2, इसका हुआ S3। अब मैंने बोला क्या ये और ये शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका आंसर देना है। अब पहले 1 मिनट सोचो, क्या ये कर सकते हैं कि नहीं, पहले खुद सोचो, फिर मैं इसका जवाब दूंगी। अब हम शादी से पहले हम क्या देखेंगे, हम सपिंडा पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि क्या ये सपिंडा रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब मैंने बोला मेरे को D1 देखना है, तो काउंटिंग स्टार्ट करो। और फादर की जनरेशन मतलब 5 नंबर तक हमें काउंट करना है, कहाँ पे, अपवर्ड्स। क्यों, हमने पढ़ा था एसेंट है जो ट्रेस होएगा अपवर्ड्स। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आ गया फिफ्थ जनरेशन। अब यहां से देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका मतलब कि ये कहाँ फॉल करते हैं, सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर। तो इसका मतलब ये मैरिज वैसे भी नहीं कर सकते। ओके, तो वैसे हम वैसे मैरिज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सिर्फ सपिंडा रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं। तो क्या ये सपिंडास हैं एक दूसरे के, हाँ जी ये सपिंडास हैं। क्यों, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर आ गया नंबर फिफ्थ पे, दैट इज फादर। ओके, आई होप आपको ये सपिंडा रिलेशनशिप अब समझ आ गया होगा। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।